हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 10 जो कि 25 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और इसका हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड इट्स आर्मी एज द सिपॉय आर्मी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी आर्मी को सिपॉय आर्मी के नाम से पुकारा करती थी। वाइल द मुगल आर्मी वॉज गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड, द ब्रिटिश सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट एंड मैचलॉक्स। तो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था जो मुगल आर्मी थी उस समय की और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, क्योंकि जो ये मुगल आर्मी थी वो काफ़ी बैकवर्ड थी अगर हम कंपैरिजन करें ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी से, क्योंकि मुग़ल आर्मी के पास उस वक्त ट्रेनिंग थी किसमें, आर्चरी में एंड स्वॉर्ड को चलाने में ट्रेनिंग उन्हें मिली हुई थी। जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे उनके पास मस्केट्स थे एंड मैच लॉक्स थे। अब ये मस्केट्स क्या होते हैं? मस्केट है अ हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। तो जो पैदल सोल्जर्स चलते हैं उनके पास एक गन होती है जिसको मस्केट बोलते हैं। और मैच लॉक है एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्नाइटेड बाय अ मैच स्टिक। तो एक बहुत हम कहें नए टाइप की गन उस समय जब डिस्कवर की गई थी, ठीक है, तो उस गन को नाम दिया गया था मैच लॉक। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू आर्मीज वर, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मुग़ल आर्मी में और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मीज़ थी उनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे। तो मुग़ल आर्मी मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी एंड इन्फेंट्री, दैट इज़ पैदल सोल्जर्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये कंपनी की आर्मी थी ये काफ़ी बैकवर्ड, हमने ऊपर भी पढ़ा, काफ़ी बैकवर्ड स्टेट में थी और इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग एंड स्किल नहीं थी। वो मेनली क्या थे, या तो वो कैवलरी थे यानी हॉर्स राइड करते थे या फिर वो पैदल ही चलते थे। और अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की बात करें तो वो मोस्टली इन्फेंट्री थे यानी पैदल ही मेनली उनकी आर्मी चला करती थी। अब यहाँ देखकर तो आपको लगेगा कि मुग़ल आर्मी के पास क्योंकि हॉर्स थे और हॉर्स से वो चलती थी तो ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं था। सेकंड देखते हैं, मोर इम्पॉर्टेंस टू कैवलरी देन इन्फेंट्री। तो मुग़ल आर्मी में कैवलरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, यानी घुड़सवार जो थे, घोड़े पर चलने वाले जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जबकि अगर हम इसका अपोजिट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहाँ पे इन्फेंट्री जो आर्मी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। एंड थर्ड देखिए, मेनली ट्रेंड इन आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड। तो हमने ऊपर भी देखा कि ये मेनली ट्रेंड थे आर्चरी यानी तीर चलाने में और स्वॉर्ड्स यानी तलवार वगैरह चलाने में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे। लेकिन अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये गन फायर फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे। फोर्थ डिफरेंस है यहाँ पे कि मुग़ल आर्मी नॉन प्रोफेशनल आर्मी थी। लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एट रूरल एरियाज एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुग़ल विद पैदल सोल्जर्स। तो मुग़ल आर्मी में जो पैदल सोल्जर्स थे वो जनरली स्किल्ड नहीं थे और वो जनरली जो गांव साइड में जो फार्मर्स थे वही इस पीजेंट्स एंड फार्मर्स थे वही इस आर्मी का हिस्सा बन जाते थे। लेकिन अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो सोल्जर्स वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग एंड वर प्रोफेशनल। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे। तो इस वे में हम देखें तो उस समय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थी, ज़्यादा स्किल्ड थी, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी। और यही रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने लगातार मुग़ल आर्मीज़ को कई सारे बैटल्स में हराया था। In order to develop a uniform military culture, soldiers were increasingly subjected to European-style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. तो उस समय ये शुरू कर दिया गया कि यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाने लगी सोल्जर्स को, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएं और काफ़ी ज़्यादा स्किल भी हो उनके पास। Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. अब क्योंकि प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने की बात चल रही थी तो उस वक्त कंपनी ने फोकस मेन उनका था कि जो उनके पास सोल्जर्स हों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, प्रोफेशनल हो, डिसिप्लिन्ड हो। और उस समय इंडिया का कल्चर ये था कि यहाँ पे कास्ट एंड कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, पर इन सभी चीज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी ब्रिटिशर्स ने इग्नोर कर दिया। Could individuals so easily give up their caste and religious feelings
कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज नंबर ऑफ कम्युनिटीज़। तो क्योंकि कास्ट एंड कम्युनिटी, कास्ट डिवाइड एंड कम्युनिटी डिवाइड आज की सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और तब की सोसाइटी में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेवलेंट था। तो उसको इग्नोर करके जो ब्रिटिशर्स ने प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाए, कहीं ना कहीं वो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि जो ये सोल्जर्स थे वो अपने आप को इस कास्ट एंड कम्युनिटी से हटाकर सिर्फ सोल्जर्स के रूप में नहीं देख पा रहे थे। दिस कैन ईजली बी फेल्ट बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और ये कहीं ना कहीं 1857 के रिवॉल्ट में ये चीज़ सामने भी आई कि ऐसा हो रहा है। Thus, summarizing this chapter from trade to territory, we can say that the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. तो हमने ये देखा इस पूरे चैप्टर में, फाइनली आज चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो इसमें हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, अब फाइनली उसने यहाँ पे अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली थी, बहुत सारी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया था। The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. और 19th century, early 19th century का मतलब है कि 1800 के जस्ट तुरंत बाद ही डिस्कवरी की गई थी स्टीम इंजन की, और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स का आना बहुत ज़्यादा हो गया था। Till then it would take anywhere between 6 to 8 months to travel to India by sea. इसके पहले 6 से 8 महीने लगते थे इंडिया ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश सी से आते थे। Steam ships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। अब जैसे ही ये स्टीम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लग गया शिप में, तो अब हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे पहले काफ़ी कम आते थे अब बहुत ज़्यादा आने लग गए, और साथ ही साथ उनकी फैमिलीज़ भी इंडिया आने लग गई। हालांकि इंडिया और ब्रिटिश के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तब के टाइम के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी टफ जर्नी हुआ करती थी, बट स्टिल क्योंकि स्टीम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लग गया तो बहुत सारे लोग इंडिया आने लग गए। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of territory and 78% of population of Indian subcontinent. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो 1857 तक 63% एरिया इंडिया का वो ब्रिटिशर्स के अंदर चला गया था, और 78% लोगों के ऊपर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल स्टैब्लिश हो चुका था। Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, East India Company had virtually the whole of India under its control. अब 63% के अलावा कितना बच गया? 37% एरिया। इस 37% एरिया पर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का रूल था, डायरेक्ट ना होके वो रूल इनडायरेक्ट था, क्योंकि इस पर जो रूलर्स शासन करते थे वो कहीं ना कहीं इन ब्रिटिशर्स के अंडर ही अपना काम किया करते थे, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लगभग पूरे इंडिया पे उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल स्टैब्लिश हो चुका था। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द मुगल आर्मी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। तो यहाँ पे 4 डिफरेंसेस दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी आप 2 डिफरेंस जो आपको पसंद आ रहा है वो लिख सकते हैं। Now question number 2, why were people of India work as the soldiers in British East India Company's army? तो इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, people of India worked as soldiers in British East India Company's army because there was no national sentiment at that time। यानी उस समय का जो इंडिया था वो यूनिफाइड नहीं था जैसे फ़िलहाल का इंडिया है। उस समय यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीजन्स थे, जैसे अवध है, हैदराबाद है, बंगाल है, मैसूर है, तो इस तरीके से ये अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड था। तो यहाँ पे नेशनल सेंटिमेंट यानी एक कि हम एक देश के लोग हैं ऐसी फीलिंग तो पैदा ही नहीं हुई थी। एंड प्लस उस समय जो फार्मर्स थे यानी पीजेंट्स थे और जो क्राफ्ट पर्सनस थे वो भी अपना जो काम था उनका ट्रेडिशनल काम उसको वो खो चुके थे और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बची नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया जिससे उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके और उन्हें एक सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। तो यहाँ पे पहली चीज़ नो नेशनल सेंटिमेंट एंड सेकेंड एंड इट वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। तो ये 2 रीजन्स थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स के रूप में इंडियंस ने उस समय काम किया था। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। तो इसका आंसर हमने ऊपर ही देखा था। मस्केट्स क्या है, आप ये लिख देंगे अ हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स इज कॉल्ड मस्केट्स। तो ये मस्केट्स का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछा गया है जो मैचलॉक क्या है, तो उसका आंसर लिखेंगे आप एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्नाइटेड बाय अ मैच स्टिक was called मैच लॉक्स। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी हिस्ट्री की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।